हेलो दोस्तों, रोड मैप 2023 एएमएल केवाईसी एनालिस्ट सीरीज में मैं आज फ्रॉड एनालिस्ट की पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। तो ये जो आपका चैनल है ये ओनली डेडिकेटेड चैनल है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है बैंकर से कॉर्पोरेट एएमएल केवाईसी डोमेन में। आपको इसके अलावा ऐसा कुछ चैनल मिल जाता है, प्लीज कमेंट में डालिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर के लिए, जिसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 1 to 3 इयर्स चाहिए। बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी काउंट करेगा। इसमें बेसिक एएमएल नॉलेज है तो आप क्रैक कर सकते हैं और 3 to 5.5 लाख की सैलरी मिलती है प्लस इंसेंटिव। तो ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर की जेडी है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नौकरी की वेबसाइट पे आप जाके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसको आज एक ऐसी तरह से बताऊंगा ताकि आपको इसका आंसर याद रहे। बहुत बार मेरे को एक कंप्लेन आती है कि आपको पता तो होता है पर आप डिलीवर नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एएमएल एंड केवाईसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो एएमएल is anti-money laundering is an umbrella term for a range of measures, control and processes that firm must in place in order to achieve regulatory compliance. Anti-money laundering regulation are in place to mitigate the risks of money laundering and terror financing. तो AML यहाँ पे ना तीन चीजों पे काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग पे और टेरर फाइनेंसिंग में। उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट है रिड्यूस का सिनोनिम। तो इस क्वेश्चन को अगर आप याद रखना चाहेंगे, इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर देयर क्लाइंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिपोर्ट एनी फाइनेंशियल क्राइम दे डिटेक्ट टू रेलेवेंट रेगुलेटर्स। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उनके क्लाइंट के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको मॉनिटर करने हैं, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पता चलती है तो उनके जो रेलेवेंट रेगुलेटर्स रहते हैं, इंडिया है तो आरबीआई हो गई, अगर दूसरी कंट्री है तो उनका अलग होगा, तो उनके रेगुलेटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा उनको। तो इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए, इस आंसर को याद रखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले एएमएल जब भी आपके दिमाग में आता है ना, तो एएमएल के साथ आपको अम्ब्रेला टर्म याद रखना पड़ेगा। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज है एएमएल। साथ ही साथ पीसीएम, प्रोसेस कंट्रोल एंड मेजर्स। तो एएमएल क्या है, तीनों चीजें हैं, मेजर्स भी है, कंट्रोल भी है, प्रोसेस भी है। ठीक है, और ये कौन इंप्लीमेंट करता है, फर्म से इंप्लीमेंट करते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस अचीव करने के लिए। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने में इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद ये क्लाइंट का बिहेवियर मेंटेन करते हैं। तो ये जो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई है रेड में, अगर आप उन सब चीजों को दिमाग में रखते हो तब जाके आप ये डेफिनेशन अच्छे से बोल पाओगे। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं केवाईसी पे, तो केवाईसी इज ए कंपोनेंट ऑफ एएमएल। जैसे मैंने आपको बताया एएमएल इज ए अम्ब्रेला टर्म, सो केवाईसी एक पार्ट है एएमएल का and refer specifically to the means by which firm establish and verify their customer identities and monitor their financial behavior. It involves collection and verification of a range of identifying information and customers including name, address, date of birth and company incorporation document. अभी आप एक चीज मेरे को पूछेंगे, हम वहाँ पे जब AML के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे भी हम फाइनेंशियल बिहेवियर चेक कर रहे हैं, केवाईसी में भी फाइनेंशियल बिहेवियर चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केवाईसी इज अ पार्ट ऑफ एएमएल, केवाईसी अलग से कुछ नहीं है। एएमएल एक पूरे के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आर द मेजर्स, कंट्रोल एंड प्रोसेसेस। सो वन ऑफ द मेजर एंड प्रोसेस इज केवाईसी। केवाईसी एएमएल के अंडर ही आता है, इट इज ए पार्ट ऑफ एएमएल। तो केवाईसी हम जब भी करते हैं ना, हम तीन चीजें ही मांगते हैं, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एंड अगर वो कॉर्पोरेट है या फर्म है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। बहुत लोग केवाईसी का, आप अगर इस डेफिनेशन में देखेंगे केवाईसी का, कहीं भी केवाईसी मींस नो योर कस्टमर नहीं लिखा है, बिकॉज केवाईसी मींस नो योर कस्टमर एक इकोनॉमिक्स का 12th का स्टूडेंट या 11th का स्टूडेंट भी बता सकता है, तो वो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो अभी हम इस डेफिनेशन को याद कैसे रखें, जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है इट इज अ पार्ट ऑफ एएमएल। केवाईसी इज नॉट नो योर कस्टमर, इट इज अ पार्ट ऑफ एएमएल जो फर्म्स एस्टैब्लिश करती है। क्यों? टू वेरीफाई एंड एस्टैब्लिश, अपने अंदर इंप्लीमेंट करती है टू वेरीफाई एंड एस्टैब्लिश कस्टमर की आइडेंटिटी और उसकी फाइनेंशियल बिहेवियर। अब हम किसी बंदे की आइडेंटिटी को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, जैसे कैसे करेंगे ना, हम उसके सारे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर आइडेंटिटी, जैसे हम नॉर्मल इंडिया में भी अगर हम कोई भी बैंक में जाते हैं तो पैन का आधार कार्ड कलेक्ट किया जाता है। पैन का आधार कार्ड में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देखते, वो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एड्रेस, आपके पिताजी का नाम, ये सब चेक करते हैं।
या आपके ब्लड रिलेटिव कौन है, ये सब चेक किया जाता है। तो केवाईसी एक प्रोसेस है कलेक्शन का और वेरिफिकेशन का, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। केवाईसी का जेनरिक डेफिनेशन अगर आप बोलते हैं किसी भी इंटरव्यू में, तो वही के वही एक वो हो जाता है कि यार ये तो सबको पता है, आपने अलग से क्या बोल दिया। तो आपको ये वाली डेफिनेशन बोलेंगे, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई केवाईसी इज इंपॉर्टेंट। तो क्या करता है ये केवाईसी? KYC helps financial institution to identify and verify their customer। तो सबसे पहली बात तो KYC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट होता है, बैंकों में इंप्लीमेंट होता है, NBFCs में इंप्लीमेंट होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कंपनियां कराते हैं जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, वहां इंप्लीमेंट होता है। ये किसी भी आपकी किसी वॉलमार्ट चेन में इंप्लीमेंट नहीं होता है कि घर पे इंप्लीमेंट नहीं करते हम लोग। सो इट हेल्प्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई कस्टमर, सबसे पहला ये बोलेंगे आप। दूसरा, बाय कैरिंग आउट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, द रिस्क ऑफ अनविलिंगली वर्किंग विद पीपल और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी और मनी लॉन्ड्रिंग इज मिनिमाइज। इसका मतलब ये है कि अगर हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं और आइडेंटिटी भी वेरीफाई करते हैं, तो जो लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है, उनसे काम मतलब उनके काम में हम इन्वॉल्व नहीं होते, जिससे फॉर्म AML के एम्बिट में नहीं आती, AML के अंडर में नहीं आती और हमें फाइन नहीं लगता और फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे मनी लॉन्ड्रिंग इज मिनिमाइज्ड, ये बताया गया है। लास्ट, this is particularly important for bank, financial organization, gaming operators and other organizations that are frequently targeted by fraudster। अभी बैंक्स के बारे में आपको पता है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है आपको, गेमिंग ऑपरेटर्स बहुत सारे गेम्स में पेमेंट देके हमें मतलब गेम ज्वाइन करना पड़ता है, कसिनोज हो गए, ऑनलाइन गेम्स हो गए। आपको तो पता ही होगा आजकल IPL पे भी मतलब ऑनलाइन बेटिंग होती है, या आप वो ड्रीम 11 पे पैसा देके भी आप खेल सकते हो। तो इसके लिए KYC बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। तो इस डेफिनेशन को, इस पूरे आंसर को याद रखने के लिए आपको सबसे पहले तो बैंकों को बैंक ना बोल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया बैंक्स मतलब आप KYC का जो है वो आइडेंटिटी एंड वेरीफाई करना है, फिर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड गेम ऑपरेटर्स। आप अगर बैंकों के अलावा को भी एग्जांपल देते हो जैसे बैंक ऑपरेटर्स, सो इट हेल्प्स यू टू क्रिएट ए गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ HR। फिर हम आते हैं रेड फ्लैग्स के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय रेड फ्लैग्स एंड कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ फ्यू रेड फ्लैग्स। तो सबसे पहले रेड फ्लैग होता क्या है? रेड फ्लैग इज ए वार्निंग और इंडिकेटर दैट सजेस्टेड दैट देयर इज ए पोटेंशियल प्रॉब्लम और थ्रेट। तो रेड फ्लैग क्या है? एक इंडिकेटर है, एक वार्निंग है। कंपनीज में ना ऑरेंज ग्रीन फ्लैग ऐसा मैंने नहीं सुना है, हो सकता है होगा, पर रेड फ्लैग एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सजेस्ट करता है कि एक पोटेंशियल प्रॉब्लम या थ्रेट हो सकती है। अभी वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि नहीं, वो हमको या जो बंदा बैठा है, जो बंदा काम कर रहा है, उसको डिसाइड करना है। रेड फ्लैग में भी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट स्टैंड आउट ए एनालिस्ट और इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेटर। एक्चुअली रेड फ्लैग्स में भी अनडिजायरेबल मतलब जो चीजें नॉर्मल से डिफरेंट है, कोई अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया, कोई आईडी हो गया, जिसको नॉर्मल पैटर्न से अलग है, तो उसको हम रेड फ्लैग बोलते हैं। और ये डिसाइड किसको करना पड़ता है? एनालिस्ट को या इन्वेस्टिगेटर को। रेड फ्लैग इंडिकेशन हेल्प कंपनीज टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इजियर। तो रेड फ्लैग से क्या होता है? रेड फ्लैग से समझ लो एक केस मिला हमको, उसमें से 10 रेड फ्लैग हमने निकाल दिए, तो इसमें से अभी कौन सा एक्चुअल है, डिफेक्ट है या सस्पिशियस है, उससे हमें डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है? इट हेल्प द एनालिस्ट टू कैटेगराइज सस्पिशियस एक्टिविटी एंड हेल्प देम टू राइट सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट इट टू फाइनेंशियल रेगुलेटर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक केस आया, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेड फ्लैग निकल सकते हैं, उसमें से 10 निकल गए, 10 में से हमको 3 मिले जो एक्चुअल सस्पिशियस होते हैं, तो उसका हम सार के रिपोर्ट में मेंशन करके रेगुलेटर को फाइल कर देंगे। अब रेगुलेटर उस पर एक्शन ले सकता है, क्योंकि हम लोग तो हमको तो रिपोर्ट बनानी है, चेक करना है, पर फाइनल एक्शन रेगुलेटर को ही रिपोर्ट लेना पड़ता है। तो एग्जांपल्स है रेड फ्लैग्स के, एक्टिवली अवॉइडिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट विदाउट गुडविल, मतलब जो कस्टमर है या कोई नॉन इंडिविजुअल है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहता है, ये बोल के कि मैं तो पहले अकाउंट खुलवा चुका हूँ,
ठीक है, मेरे दूसरे बैंकों में ये अकाउंट है, ये बोल के। तो ऐसा ही सबसे पहले एक एग्जांपल है रेड फ्लैग का। अवॉइडिंग पर्सनल कांटेक्ट, मतलब पर्सनली विजिट नहीं करना चाहता, कि अवॉइड करता है कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तो वो एक रेड फ्लैग हो जाता है। प्रोवाइडिंग फेक डॉक्यूमेंट, मतलब उसने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं जब हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की तो वो गलत निकली, वो जेन्युइन नहीं निकली, तो ये एक रेड फ्लैग है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे तो लिखा है प्रोवाइडिंग फेक डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट ही फेक पता चल गया तो अकाउंट तो क्लोज कर देना चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट फेक किसने बोला? टूल्स ने बोला, या स्कैनिंग करने के बाद पता चला कि फेक डॉक्यूमेंट उसने बोल दिया। पर हो सकता है वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड हो, तो सिस्टम ने फेक बोल दिया, इसलिए शायद सिस्टम को ये नहीं, सिस्टम को तो पढ़ना नहीं आता ना, वो देखेगा ये जो भी उनकी नोमेनक्लेचर है वो अगर मैच नहीं करती, ये बोल देगा फेक है। हो सकता है कस्टमर ने रिन्यू डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखा हो, तो दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नेगेटिव रेड फ्लैग विच एनालिस्ट और इन्वेस्टिगेटर has to investigate to know the actual reason। फिर प्रोवाइडिंग ए ईमेल एड्रेस दैट कैन नॉट बी फाउंड ऑन इंटरनेट, ये एक एक्टिव रेड फ्लैग है, मतलब कस्टमर ने जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं वो जेन्युइन नहीं है। फिर पार्टीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर लोकेटेड इन हाई रिस्क कंट्री, जैसे समझ लीजिए कोई कस्टमर है जो बोल रहा है मेरे जो ट्रेडर है या मेरे जो पार्टनर है वो केमेन आइलैंड्स, कोलंबिया, नॉर्थ कोरिया, इराक, अफगानिस्तान में रहते हैं या वहीं उनका बिजनेस है। सो दीज कंट्रीज आर काइंड ऑफ ऑन बीइंग ऑन फटका ग्रे लिस्ट, और दे आर वेरी फेमस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सो ये आपकी रेड फ्लैग हो जाती है। लास्ट, अगर कोई बंदा प्रोसेस के बारे में कि आप पहले क्या इन्वेस्टिगेट करते हो, अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर क्या मांगते हो, अगर कोई प्रोसेस के बारे में डिटेल पूछे कस्टमर, तो ये भी हमें लगता है कि ही इज ट्राइंग टू कमिट अ फ्रॉड विद द बैंक, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेड फ्लैग। तो इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए, रेड फ्लैग को याद रखने के लिए हम सबसे पहले रेड फ्लैग का वार्निंग और इंडिकेटर प्रॉब्लम, रेड फ्लैग को ये हिसाब से याद रखेंगे कि रेड फ्लैग इंडिकेट करता है कि एक प्रॉब्लम है या इंडिकेटर है। रेड फ्लैग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। फिर इससे रेड फ्लैग से क्या हेल्प होता है, ये डिफेक्ट एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, डिफेक्ट डिसाइड करने के लिए एंड सार फाइल करने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, रेड फ्लैग्स बहुत सारे आ सकते हैं, पर उनमें से जेन्युइन रेड फ्लैग कौन सा है और किसको सार फाइलिंग करनी है, ये वो एनालिस्ट को या इन्वेस्टिगेटर को ही डिसाइड करना पड़ता है। अभी हम आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क असेसमेंट और रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड हाउ रिस्क इज कैलकुलेटेड। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एएमएल केवाईसी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा, ए रिस्क बेस्ड अप्रोच रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू हैव सिस्टम एंड कंट्रोल्स दैट आर इन प्रपोर्शन विद द स्पेसिफिक रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग फेसिंग देम। सो ए रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या होता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कुछ सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स होते हैं, जो प्रोसेस आप बोल सकते हो, जो करंट मनी लॉन्ड्रिंग, ये टेरर फाइनेंसिंग के जो डिसाइड किए गए हैं कि ये पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं, ताकि उनके जो रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग से टेरर फाइनेंसिंग, जो रिस्क जो प्रॉब्लम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आती है वो हम रिड्यूस कर सके। तो एक काइंड ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच एक काइंड ऑफ बाउंड्री लाइन होती है, फेंसिंग होती है, जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन करते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो रिस्क है वो कम हो सके। सो ऑल कैटेगरी ऑफ रिस्क वेदर लो, मीडियम और हाई मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड मिटिगेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स such as verification of customer identity, customer diligence policies, suspicious activity monitoring and sanction screening। सो हम ये रिस्क बेस्ड अप्रोच को कैसे अपने में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करके, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करके, सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करके एंड सैंक्शन स्क्रीनिंग करके। तो रिस्क 3 टाइप के ही होते हैं, लो, मीडियम और हाई, जिसको अगर हम आइडेंटिफाई कर सके तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द नो योर कस्टमर प्रोसेस, मतलब केवाईसी प्रोसेस, रिस्क इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड गिवन ए रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस विद स्कोर। तो आपको एक चीज पूछी जाएगी इंटरव्यूज में कि रिस्क आप कितने बजे, मतलब कब डिटरमाइन करते हो, कौन से प्रोसेस में डिफाइन होता है? तो केवाईसी में रिस्क डिफाइन होता है, और उसके बाद ना हर इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गई या आपकी जो करंट अकाउंट टाइप की हो गई, तो उसको ना हम रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर असाइन करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये कौन से प्रायोरिटी पे जाएगा, मीडियम पे जाएगा, हाई पे जाएगा कि लो पे जाएगा। विच कैन दे बी असिस्ट लेटर ड्यूरिंग केवाईसी चेक, मतलब जिस हिसाब से उसको स्कोर
असाइन हुआ, लो मीडियम हाई, उसी हिसाब से हम उसको केवाईसी प्रायोरिटी असाइन करेंगे। ड्यूरिंग ऑन वेरियस फैक्टर सच एज, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, मेडिकल बेस्ड बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल है, पेट्रोलियम बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड है, उसके ऊपर भी रिस्क कैटेगराइजेशन होती है। सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये बाय सेल बिजनेस है कि इनहेरिटेंस बिजनेस है। एक्सपेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, बिजनेस में कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना होने वाला है, उस हिसाब से भी रिस्क कैटेगराइजेशन की जाती है। लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, लोकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब जैसे मैंने आपको बताया जो कंट्रीज फटका ग्रे लिस्ट में रह चुकी हैं, ये फटका मॉनिटर्ड है, अगर वहां से बिजनेस या इंडिविजुअल कोई कंपनी इसमें एक्ट करता है या सिग्नेटरी है तो उनको हाई रिस्क असाइन किया जाता है। तो ये कुछ जो फैक्टर्स है जैसे टाइप ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम, वेल्थ, एक्सपेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट, ये सब के अकॉर्डिंग लो, हाई एंड मॉडरेट रिस्क असाइन होता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर को याद रखने के लिए या डिलीवर करने के लिए हम सिस्टम एंड कंट्रोल यूज कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वर्ड्स को याद रखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं। लो, मीडियम एंड हाई केवाईसी की प्रायोरिटीज है। मिटिगेट का मतलब रिड्यूस हो गया। रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर आप किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर असाइन करते हो तब जाके आप उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिसाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया टाइप ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एक्सपेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। तो ये था आज का कंटेंट जिसमें मैंने अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसका नेक्स्ट पार्ट 3 में लेके आऊंगा। अगर आपको ये कंटेंट सुटेबल लगा प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आप इस फ्रॉड एनालिस्ट इंटरव्यू दे चुके हैं, आपको जो क्वेश्चन मिले उसको भी आप कमेंट में डालिए, मैं उसको सॉल्व करके प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।